दोस्तों, भारत एक ऐसी भूमि है जिस पर कई विदेशी आक्रमण हुए और भारत देश गुलाम हुआ। इन विदेशी शासकों ने भारत के लोगों पर काफी अत्याचार भी किया, साथ में देश के खजानों को भी लूटा। इसके अलावा कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ इमारतों को भी बनवाया। आज के इस वीडियो में हम जिस विदेशी इन्वेडर्स की बात करने वाले हैं वे हैं तुर्किस्तान के मुस्लिम इन्वेडर, जिन्होंने भारत पर मुस्लिम सत्ता कायम किया। करीब 326 वर्षों तक राजधानी दिल्ली पर हुकूमत कर चुकी मुस्लिम सल्तनत में 5 वंश हुए और आखिरी वंश, जिसे लोदी वंश कहा जाता है, उसे समाप्त करने के बाद बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित कर दिया। लेकिन क्या है मुस्लिम सल्तनत की पूरी कहानी और कैसे ये सल्तनत भारत में स्थापित हुई? पूरी कहानी को समझेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के अंत में, जब उत्तर भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स ने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था। हालांकि 11वीं और 12वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली में तोमर राजपूतों का राज था। खैर, 1180 में तोमर वंश के राजपूतों को चौहान वंश के राजपूतों ने हरा दिया और दिल्ली पर अपना कंट्रोल जमा लिया। वहीं 1175 में गजनी का सुल्तान भारत आया, जिसका मतलब भारत में आकर ज्यादा से ज्यादा अपनी सल्तनत का एक्सपेंशन करना था। 1175 से लेकर 1194 तक उसने भारत पर कई बार हमला किया। इन वर्षों के दौरान उसने भारत के 4 राज्यों पर हमला किया, जिसमें मुल्तान, लाहौर, सिंध और पेशावर जैसे राज्य शामिल हैं। उसने उन राज्यों पर सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि इन पर शासन भी किया। अब धीरे धीरे उसका साम्राज्य फैलने लगा और आगे चलकर उसका सामना दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान से सामना मतलब युद्ध तो होना ही था। आखिरकार 1191 में पहली बार दोनों ही राजा तराइन के मैदान में एक दूसरे से भिड़े और उनके इस लड़ाई को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। इस युद्ध में गोरी की बुरी तरह हार हुई और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गजनी भागा। हालांकि उसने हार नहीं माना और पूरी तैयारी के साथ 1192 में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए आया और तराइन के मैदान में दोनों योद्धा एक दोबारा आमने सामने हुए। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी ने कम सेना होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये युद्ध भारत की इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि गोरी की जीत के साथ ही भारत में पहली बार मुस्लिम शासन कायम हुआ और गोरी ही पहला सुल्तान था जिसे भारत में मुस्लिम शासन को लागू करने का क्रेडिट दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि गोरी के पहले भी कई मुस्लिम शासकों ने भारत पर हमला किया था, लेकिन वे कभी यहां पर सत्ता कायम नहीं कर पाए। खैर, कहानी में आगे बढ़े तो यहां से भारत में हिंदू राज्यों का पतन होना शुरू हो गया और हिंदू राजाओं के बीच यूनिटी ना होना गोरी जैसे सुल्तानों के लिए किसी कामयाबी से कम नहीं था। गोरी के इस सफल इन्वेडिंग और हमलों ने मानो अन्य विदेशी ताकतों के लिए भारत में आने का दरवाजा खोल दिया। साथ ही कई शताब्दियों तक भारत पर मुस्लिम शासकों का कब्जा रहा। दोस्तों, मोहम्मद गोरी की अपनी कोई संतान नहीं थी और इसलिए उसने अपने सबसे वफादार गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंप दिया और खुद जहां से आया था वहां वापस लौट गया। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद उसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। उसने अपनी मृत्यु तक
दिल्ली की राजगद्दी संभाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो सुल्तान था जिसने भारत में पहली मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना किया और जिसे स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश कहा जाता है। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। यही कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली मुस्लिम डायनेस्टी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर यानी कि स्थापक कहा जाता है। करीब 326 वर्षों तक कायम रहे इस दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी यानी वंश हुए, जिनमें पहले नंबर पर है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और आखिर में 5वां है लोदी वंश। वैसे आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुलाम वंश आखिर है क्या? गुलाम वंश एक ऐसा वंश था जिसमें तीनों सुल्तान अपने शुरुआती दौर में एक गुलाम थे। जी हां, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दूसरा शासक इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। तीसरा शासक बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इस तरह इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। आपको बता दें कि इस वंश के सभी शासक तुर्की थे। दोस्तों, चलिए गुलाम वंश के तीनों सुल्तानों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। हालांकि बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ने की वजह से उसे कुछ लोगों द्वारा एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। इसी तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होते हुए ऐबक गजनी पहुंच गया और उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट होने की वजह से वह धीरे धीरे गोरी का खास वफादार बन गया और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक होते हुए वह दिल्ली की राजगद्दी तक पहुंच गया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसने अपने शासनकाल में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार जैसी 2 इमारतों को बनवाया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके बेटे आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। हालांकि वह अधिक समय तक राजगद्दी को नहीं संभाल पाया, क्योंकि 1 साल बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हरा दिया और 1211 में दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश का जन्म तुर्की के ईल बरी कबीले में हुआ था। वह भी बचपन से काफी होशियार था, जिसकी वजह से उसके पिता उसे काफी प्यार करते थे। इसलिए उसके सभी भाई उससे जलते थे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने उसे बुखारा जाने वाले घोड़ों के सौदागर को बेच दिया। उसके बाद वह बिकते बिकते दिल्ली पहुंच गया, जहां उसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। समय आगे बढ़ता गया और इल्तुतमिश ने ऐबक द्वारा चलाए गए अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उससे प्रभावित होकर ऐबक ने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया और अपने सबसे अच्छे वफादार साथी के रूप में चुन लिया। अब यहां से उसे ऊंचे पद मिलने लगे और इतना ही नहीं, ऐबक ने उससे अपनी बेटी की शादी कर दी और बदायूं का गवर्नर भी बना दिया। तो इस तरह रही उसके गुलाम से सुल्तान बनने की कहानी। दोस्तों, गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश का गुलाम बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। उसका भी जन्म तुर्की के ईल बरी कबीले में हुआ था, लेकिन उसे मंगोलों ने पकड़ लिया और गजनी में ख्वाजा जमालुद्दीन नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति को बेच दिया। ख्वाजा एक नेक दिल इंसान था जो बलबन की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुआ और उसे खूब पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद उसे दिल्ली ले गया, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया।
दिल्ली सल्तनत में शामिल होने के बाद उसने सुल्तान को भी अपनी काबिलियत से काफी प्रभावित किया और एक पद से दूसरे पद तक होते हुए इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसने 1266 से लेकर 1287 के बीच करीब 21 साल तक हुकूमत किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पोते कैकुबाद ने दिल्ली की राजगद्दी संभाली और उसने जलालुद्दीन खिलजी नाम के एक अफगानी को अपना सेनापति बनाया, जिसने आगे जाकर उसकी हत्या करवा दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस तरह शुरू हुआ खिलजी वंश का शासनकाल। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी महज 6 साल तक ही दिल्ली पर शासन कर पाया, क्योंकि उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। उसके शासनकाल में उसका साम्राज्य उत्तर भारत की सीमा को पार कर गया, लेकिन 1316 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तब 1-2 साल में ही खिलजी वंश बिखर गया और जल्द ही समाप्त भी हो गया। उसके बाद शुरुआत हुई तुगलक वंश की, जो 1320 से लेकर 1413 तक स्थापित रहा और इस वंश के पहले शासक का नाम गियासुद्दीन तुगलक था, जिसके पिता तुर्की और मां भारतीय थी। 5 साल तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन करते हुए उसने दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया, जिसका नाम तुगलकाबाद पड़ा। दोस्तों, इतिहासकार का मानना है कि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया, जिसने करीब 26 वर्षों तक दिल्ली की राजगद्दी को संभाला। हालांकि 1351 में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ, जो तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था। उसके मृत्यु के बाद सत्ता को हथियाने के लिए तुगलक वंश के बीच होड़ मच गई और इस बीच दिल्ली पर इस वंश की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, जिसका फायदा समरकंद के सुल्तान तैमूर लंग ने उठाया। हालांकि उसका मकसद दिल्ली पर राज करना नहीं था, इसलिए उसने 1358 में दिल्ली पर हमला करके करीब 5 दिनों तक वहां के खजाने को लूटा और उसके सैनिकों ने भारी उत्पात मचाया। लूटपाट करने के बाद वह समरकंद वापस लौट गया और इस तरह दिल्ली में सैयद वंश की शुरुआत हुई। हालांकि ये वंश अधिक समय तक दिल्ली पर शासन नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, इतिहास में इस वंश के बारे में अधिक जानकारी भी नहीं मिलती और 1451 में इस वंश का भी खात्मा हो गया। अब यहां से शुरुआत होती है लोदी वंश की, जो दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी वंश था। इस वंश की नींव बहलूल खान लोदी ने रखी, जो एक अफगानी था। 1451 में वह दिल्ली का और लोदी वंश का पहला सुल्तान बना, जिसके बाद 1489 में उसके बेटे सिकंदर लोदी ने दिल्ली की राजगद्दी संभाली। उसकी मृत्यु के बाद 1517 में उसके बेटे इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। दोस्तों, इब्राहिम लोदी अधिक वर्षों तक शासन काल नहीं संभाल पाया, क्योंकि 1526 में उज्बेकिस्तान से आए मुगल हमलावर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर काबिज हुआ। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे मुगल साम्राज्य कहा जाता है, जिसमें कई राजाओं ने एक एक करके दिल्ली पर शासन किया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।